नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए, आज हम सीडीपी के जो 2024 जुलाई के एग्ज़ाम में सीटेट के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे, उनको समझेंगे और साथ के साथ कैसे मेरे इसमें 30 में से 27 क्वेश्चन सही हुए थे, उससे आपको भी समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि सीडीपी में अच्छा स्कोर करना या फिर 25 प्लस स्कोर करना, 30 में से 30 लाना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जो मेरे गलत हुए हैं वो भी समझेंगे और सही हुए हैं वो कैसे हुए हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। तो इसमें हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या है जो हावर्ड गार्डनर ने अपनी बुद्धि की अवधारणा दी थी उन्होंने। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। तो बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है ऐसा हावर्ड गार्डनर ने नहीं बोला था। उनके अनुसार बुद्धि के जो आयाम थे वो कितने आयाम थे? 9 आयाम थे। और अगला दिया है सेकंड ऑप्शन, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला था। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला था। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ऐसा हावर्ड गार्डनर ने बोला था। इसलिए इसका आंसर 4 मैंने भी लगाया था, तो ये हो गया मेरा सही। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 दिया है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो यहाँ पर देखिए गणित के बारे में भी बात की गई है, वो भी सीडीपी में। तो ये जो मुझे अंकों की समझ नहीं है, ये डिसेबिलिटी की बात कर रहा है कि इसमें कौन सी डिसेबिलिटी है अभी में। तो कोशिश की कमी, ऐसा नहीं है क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, इसका मतलब वो कोशिश तो कर रहा है। दूसरा, योग्यता का अभाव। तीसरा, किस्मत तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। कार्य कठिनाई, तो कार्य कठिनाई में और योग्यता का अभाव में, इन दो में कन्फ्यूजन होना चाहिए सबको। अगर इन दो में आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि इन दोनों में से क्या लगाना चाहिए, तो आप देखिए योग्यता का अभाव और कार्य कठिनाई। कार्य में कठिनाई होती तो वो ये नहीं कहता अभी कि मुझे अंकों के बारे में बात करते हुए वो ये नहीं कहता कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। जब उसने बोल दिया समझ ही नहीं है उसे, तो इसका मतलब क्या है? योग्यता का अभाव। तो ये भी काफ़ी आसानी से हमें इसका आंसर मिल गया। सीटेट में एक बात आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, अगर वो पेडागोजी का क्वेश्चन है तो। थर्ड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? और हमें तकनीक नहीं है जो सीखने के लिए, और स्मृति तकनीक यानी कि जो याद करने वाली चीज़ होती है वो बतानी है। संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव, रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियाँ। तो ये जितने भी मेथड हैं सारे पॉजिटिव हैं। इनमें एक जो नेगेटिव आ रहा है सीटेट में, ये ध्यान रखना आप, जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी दिखे कि आप बच्चे रटेंगे क्या, इसी के लिए हम इतनी एनसीएफ और एनईपी नई ला रहे हैं उनमें सुधार करके कि अभी भी हमें पढ़ाई रटने के लिए करनी पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रटने व दोहराव की जो स्मृति तकनीक नहीं है, तो वो यही नहीं है जो रटने और दोहराव की बात कर रहा है। ये थी पहले जब हम व्यवहारवाद में पढ़ते थे। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है, दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो देखिए इसमें मैंने लगाया था पहला वाला, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की, जबकि इसका आंसर क्या है? थर्ड, स्वलीन क्रम विकार की। तो जब तक हमको जितनी भी डिसेबिलिटी हैं उनके बारे में अच्छे से नहीं पता होगा कि ये जो ऑटिज़्म है यही हमेशा क्या करते हैं? दोहराव करते हैं। और ये जो डिसऑर्डर है इसमें बच्चा क्या करता है? बार बार एक ही क्रिया को करता है। तो ये उनकी व्यवहार होती है स्वलीन वाले में। तब मैंने इस पर अच्छे से रिवीजन भी नहीं किया था, काफ़ी टाइम से ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया और मैंने लगा दिया इसका पहला, जबकि था इसका क्या? थर्ड वाला। देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 दिया है, जबकि अब कथन दिया है सबसे पहले, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो कुछ बच्चे तो 1 साल में बड़बड़ाना यानी कि 12 महीने 1 साल में बड़बड़ाने भी लग जाते हैं और क्या करते हैं? 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं।
और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि विकासात्मक प्रतिमान कारण क्या है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये जो क्वेश्चन दिया है ये विकास के सिद्धांत से दिया है। कथन उसने बता दिया पूरे सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन, और कारण पूरा सिद्धांत लिख दिया सीधे सीधे। तो अगर आपको पता होगा कि विकास प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है, तो ये विकास का सिद्धांत अगर आपको पता है तो ये तो सही हो ही गया। ऊपर कथन भी वो इसी पर फिट बैठ रहा है कि कुछ बच्चे तो बोल पा रहे हैं 12 महीनों में और कुछ 20 महीनों तक भी ऐसा नहीं कर पा रहे। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? वो अपने व्यक्तिगत के कारण, जो हर एक बच्चे का विकास है वो उनका व्यक्तिगत विकास होता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन सही हो गया। देखते हैं 6 क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। पहला, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। दूसरा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा। चौथा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं आप देख सकते हैं, इन चारों ऑप्शन में जो फर्स्ट है ये पियाजे की टर्म है, थर्ड भी पियाजे की टर्म है, और जो सेकंड है सेल्फ रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट थॉर्नडाइक ने दिया था, और जो ये फोर्थ है आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, यही है सिर्फ और सिर्फ जो वाइगोत्स्की ने टर्म दी थी बच्चों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसका जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनको एक एक करके देखते हैं, तब हमें पता पड़ेगा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर क्या चीज़ बना सकती है। पहला दिया, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। ऐसा वाइगोत्स्की ने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था बच्चों को MKO से क्या मिलना चाहिए? अल्पकालीन सहयोग मिलना चाहिए, जो थोड़े समय के लिए उनको सहयोग मिले, एक तरीके से सुविधाजनक मिलना चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह। सेकंड ऑप्शन दिया है, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना चाहिए जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें, जब सिर्फ और सिर्फ छात्रों को करने के लिए नहीं। थर्ड ऑप्शन दिया है, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना चाहिए जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। थर्ड और फर्स्ट तो देखते ही गलत हो गया। अब कन्फ्यूजन किस में होगा? दूसरे में और चौथे में, क्योंकि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना चाहिए जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें, ये भी थोड़ा बहुत ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए। तो ये जो समर्थन और मार्गदर्शन दे रहे हैं इसी को वाइगोत्स्की सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत समर्थन करना चाहिए और मार्गदर्शन देकर उनके खुद के स्तर पर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th और यही वाला सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी कथन और कारण दिया है। तो सबसे पहले कथन देखते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो ये इसका जो कथन है वो तो सही लग रहा है, क्योंकि कक्षा शिक्षण को और जो भी उसका सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के बिल्कुल जहाँ से उनकी पृष्ठभूमि है, जो भी उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनसे अलग हो या सभी बच्चों के लिए एक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी विविधता मतलब अलग अलग जितनी भी सांस्कृतिक है बच्चों की, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसका कारण दिया है। कारण क्या है? कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये जो मानकीकृत आ गया, मानकीकृत मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड बना दिया कि इसी लेवल का होना चाहिए। तो इस तरीके की समता नहीं चाहिए हमें कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। देखिए इंग्लिश में भी लिख रहा होगा, ये लिख रहा थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं चाहिए हमको। तो ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए लचीला और जो सब बच्चों के
अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका जो कारण है ये गलत है और कथन सही है। तो यही फर्स्ट वाला लगाया था मैंने और ये मेरा सही हुआ है। कथन सही है और कारण गलत है। देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको सामाजिक रचनावादियों के अनुसार बताना है कि अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है। तो इसका पहला दिया अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यहीं से कट गया ये। जो भी अधिगम है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है, तो वो निष्क्रिय नहीं होगा। सेकंड दिया है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये सही लग रहा है। अब देखते हैं अगला। थर्ड दिया है अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, मतलब अकेले में होता है। नहीं, जब सामाजिक की बात कर रहे हो तो इसमें पूरा समाज आएगा साथ में। अब दिया है फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। तो जब केवल वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए ये तो वर्ड होना ही नहीं चाहिए। सीटेट के जितने भी आंसर अगर आपसे पूछे जाएं उसमें केवल वर्ड तो होगा ही नहीं। तो फोर्थ भी कट गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कक्षा या औपचारिक शिक्षा में नहीं होता अधिगम, हर जगह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन 10। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमें जानना है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी देखिए मैंने पहले 2 लगाए थे, लेकिन जो आंसर लास्ट में लगाया है वो सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं, तो सही बात है ये। अगला देखें, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब अगला देखते हैं थर्ड, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। तो जो सीखने की अक्षमता है उसके जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है, वो मुक्त नहीं होते। तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। तो ये तो होगा ही नहीं। उनमें क्या अक्षमता होती है, वो एक ही चीज़ को बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश में उसको गलत कर देते हैं। ये डिसेबिलिटी मैंने आपको बताई हुई थी, उसमें डिटेल में आप समझना। अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम फोर्थ, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि निश्चित रूप से वो शैक्षणिक में ही और सामाजिक में और भावनात्मक में सभी में उत्कृष्ट हो जाएं। तो इसलिए ये फोर्थ क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये वाला गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें सेकंड वाला है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो लास्ट में मैंने ये लगाया था। अब ये मैंने फोर्थ वाला क्यों कट किया था बाद में, क्योंकि इसमें जो बच्चे निश्चित रूप से, निश्चित अगर वर्ड आ गया तो ये समझ लीजिए एक तरीके से ये केवल का ही सिनोनिम है निश्चित। अगर कोई कह दे केवल, कोई कह दे निश्चित, कोई कहे ज़रूर, कोई कहे बिल्कुल उसी को, तो ये सीटेट के जो वर्ड हैं वो आंसर कभी नहीं लेते। अब इसलिए हमारा इसका आंसर होगा केवल और केवल सेकंड वाला, जो कि सही है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 दिया है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, कब वो व्यस्त होंगे और कब सक्रिय रूप से शामिल होंगे, ये पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा। जब भी आप किसी की उपेक्षा करेंगे तो वो कहाँ से इंटरेस्ट लेगा, आप तो उसकी उपेक्षा कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, तब भी नहीं होगा। बात तो वही है, उपेक्षा और नकारा एक ही बात है दोनों। तीसरा ऑप्शन दिया है गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, जैसा वो करना चाह रहे हैं उसी से संबंधित हैं, तो ये क्या होगा, वो उसमें व्यस्त होंगे और सक्रिय रूप से उसमें शामिल भी महसूस करेंगे। चौथा ऑप्शन दिया अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, तो रटने का जो बात है ये तो होगी ही नहीं सीटेट में। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। देखते हैं क्वेश्चन 12। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। तो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं अब हम। तो ये पहला है नकल और प्रतिवर्तिता, ये फर्स्ट स्टेज में होती है। इमिटेशन और रिवर्सिबिलिटी,
तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। सेकंड दिया है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जो जीववाद है, एनिमिज्म और सिंबॉलिक प्ले, ये दोनों के दोनों ही सेकंड स्टेज में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर 2 अभी तक तो ठीक है। थर्ड में दिया है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। ये जो वर्गीकरण और क्रमबद्धता है ये थर्ड स्टेज की बात है। संरक्षण और अमूर्त चिंतन, ये फोर्थ स्टेज की बात है। तो यानी कि चारों ऑप्शन में चारों स्टेज आ गई। जो पहला ऑप्शन है ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है, नकल और प्रतिवर्तिता, रिवर्सिबिलिटी और इमिटेशन। एक तरीके से ये देखिए, जो रिवर्सिबिलिटी है ये तो थर्ड स्टेज की बात है, और जो इमिटेशन है यानी कि नकल, ये नकल बच्चा करता है फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों घुस दिए इसमें। तो फर्स्ट स्टेज का नकल है और प्रतिवर्तिता आती है हमारी थर्ड स्टेज में। और जो संरक्षण है और अमूर्त चिंतन है, तो ये देखिए अमूर्त चिंतन तो बच्चे में आता है फोर्थ स्टेज में, और जो संरक्षण है ये थर्ड स्टेज में ही आ जाता है संरक्षण। ऐसे ही वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ये दोनों के दोनों ही थर्ड स्टेज के हैं। तो इस तरीके से हमको सारी स्टेज का पता पड़ गया, और इसका सही आंसर जो था वो सेकंड था। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद ये आते हैं हमेशा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि उसकी दूसरी अवस्था है। और दूसरी अवस्था की उम्र कितनी होती है? 2 से 7 साल। ठीक है, ये दूसरी अवस्था की इसकी उम्र होती है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन 13वां भी कथन और कारण वाला दिया है। कथन क्या दिया है? शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान भी देना चाहिए, और निर्देश ज़्यादा देने से ज़्यादा बच्चों को कि आप ही प्रश्न पूछिए, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो बच्चों की आवाज़ को महत्व देना बहुत अच्छी बात है, और उनकी जो वो प्रतिभागी कर रहे हैं उसको सुनिश्चित करें कि बच्चे पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं इसके, तभी तो बच्चे प्रश्न पूछेंगे जब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसका जो कारण है और कथन है दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा 14। अब ये 14 क्वेश्चन दिया है कोलबर्ग का। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। उचित क्यों है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। तो बस इतना ही सिद्धांत दिया है, अब हमें खुद से बताना है कि ये वो उचित क्यों बता रही है लड़की, और कानून की परिस्थितियों में स्थापित नहीं किया गया था, तब भी ये दवा लेना सही नहीं है, और फिर भी ये उचित है क्योंकि उसकी पत्नी मर जाती अगर वो दवाई नहीं लाता तो ये जो आंसर है इसका, ये मैंने लगाया था इसका सामाजिक सरोकार और विवेक। और ये जो है सामाजिक सरोकार और विवेक ये लगना चाहिए था अगर वो बात करते थर्ड लेवल की सेकंड स्टेज का। तो थर्ड लेवल में मैं चला गया था, अब पता नहीं कैसे वहाँ गलत कर दिया, जबकि इसका आंसर होना क्या चाहिए था? फोर्थ वाला, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ये जो है ये इसकी जो इंडिविजुअल राइट हैं और डेमोक्रेटिकली बात कर रहे हैं, मॉरलिटी कॉन्ट्रास्ट हैं, ये सब चीज़ किस में आती हैं? ये आती हैं सेकंड लेवल में और उसकी फर्स्ट स्टेज में कोलबर्ग की। तो यानी कि बच्चा सेकंड लेवल में जहाँ पर कानून की बात करते हैं, गुड बॉय बैड गर्ल और गुड बॉय गुड गर्ल, तो उसकी स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। तो ये व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिकता की बात उसी में की जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ, और जो मैंने गलत किया था। देखते हैं अब हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन दिया है आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की डैश का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है आनुवंशिकता? पहला पॉइंट दिया है सेक्स, दूसरा दिया है जेंडर, तीसरा दिया है शैक्षणिक सफलता, और चौथा दिया है सीखने की शैली। तो जो शैक्षणिक सफलता है
ये भी व्यवहार के साथ सीखा जाता है और इसमें जब सफलता मिलती है तो अकेली आनुवंशिकता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता की बात की गई है। सीखने की शैली भी शैक्षणिक सफलता की तरह ही है, सीखता भी बच्चा समाज के साथ है। जेंडर है जो, ये सामाजिक वर्ड है तो ये समाज के साथ ही होगा। तो अकेले में सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता सिर्फ सेक्स से रिलेटेड है। इससे या तो ये पता पड़ेगा कि वो लड़का है या लड़की है, यही निर्धारित करेगी आनुवंशिकता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन इन ऑप्शनों में यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सही किया था। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। आगे के कल हम सेकंड वीडियो के पार्ट में बाकी के 15 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को समझिए, यहाँ से जो टॉपिक आए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे कि 2 क्वेश्चन आपको मिल गए प्याजे के और वाइगोत्स्की के आए थे 2 क्वेश्चन, और अभी आगे ये तो 15 ही 15 हुए हैं और देखते हैं आगे, और पूरे पेपर में भी अलग होंगे। अब बात करते हैं गार्डनर जो बुद्धि का है, उसमें भी डिसेबिलिटी का भी आ गया। तो इस तरीके के हर एक तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उनके टॉपिक को समझकर जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।